में हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मोदी सरकार के 11 साल पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचार का दौर था, अब विकास और नवाचार की बात होती है। मोदी सरकार गरीबों के लिए सोचती है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार के 11 साल में उपलब्धियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनवाया, जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को मकान मिला, जबकि 65 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो गया है। मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। धर्मपुर के बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो नेता भ्रष्टाचार नहीं करते। उन्होंने लोक सेवकों को भ्रष्टाचार का असली जिम्मेदार बताते हुए अफसरशाही पर सवाल उठाए। इसमें दोनों बातें हैं। अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से आप देखेंगे तो वो कम पड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उत्तराखंड की ब्रांडिंग इतनी अधिक हुई है कि पर्यटक बढ़े हैं यहाँ पर। जब पर्यटक बढ़े हैं तो ये अवस्थापना सुविधाएं कम हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, पर्यटन आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए सुखद संकेत है आगे हमारी आर्थिकी के लिए। हाँ, जहाँ तक अवस्थापना सुविधाएं जुटाने की बात है तो हम लोग उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि अवस्थापना सुविधाएं जुटाने में समय लगता है, कोई चीज़ बनाने में समय लगता है, तो धीरे धीरे हम उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जिस ग्रोथ के साथ हमारा पर्यटन बढ़ रहा है, उसी ग्रोथ के साथ हम अपना अवस्था सुविधाओं को भी आगे बढ़ाएं। निकट भविष्य में आप देखेंगे ये सब समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा जय हिंद यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को याद किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे भारत को एकजुट करेंगे। देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस तिरंगा आन बान बनाए रखने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। शांतिलाल त्रिवेदी कांग्रेस ने जय हिंद अभियान चलाया। जय हिंद में देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो सब इनकलाबी गुण सम्मिलित है, विशेषताएं सम्मिलित हैं, जिस पर हमारा
भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक तंत्र खड़ा है और हम सबको उसकी सौगंध उठानी है कि हम देश की आज़ादी के मूल्य मान्यताओं की रक्षा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो भारत हमको जिस रूप में दिया है, उस रूप में उस अखंड भारत को और ऊपर उठाएंगे। सोमेश्वर में तिरंगा यात्रा के तहत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके आश्रित परिवार के जो आश्रित लोग हैं, उनके सम्मान कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हम कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में विधानसभा सोमेश्वर के गांव-गांव में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई और कल दिनांक 10 जून 2025 को रामला मैदान सोमेश्वर में एक रद्द कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसके जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो और पुलिस से जो रिटायर हैं सभी का सम्मान समारोह आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में और अन्य नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है। अल्मोड़ा के मानेला में उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी पंचायत विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी पंचायत 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। और जैसे आज तक हमारे पास मोदी है, उस पार्टी को उत्तराखंड क्रांति दल केवल दल नहीं, इस प्रदेश को पैदा करने वाली मां है, उसके साथ जुड़े सभी से और इन चीजों पर आज विचार गंभीरता से होगा। ये मान के चलो बदलाव आएगा, प्रकृति का नियम है बदलाव और बदलाव भयंकर बदलाव होगा। उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में पूरी दमखम के साथ 70 विधायकों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप उत्तराखंड में यूसीसी और ऑनलाइन रजिस्ट्री अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने सचिवालय कूच किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये कानून उनके पेशेवर अधिकारों को सीमित करते हैं। जिला बार एसोसिएशन देहरादून ने 3 जून को सरकार को पत्र भेजकर आपत्तिजनक प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग की थी। इसके बाद बार काउंसिल उत्तराखंड ने 5 जून को वर्चुअल बैठक कर आंदोलन का समर्थन किया। बार काउंसिल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन यूसीसी में जो वसीयत है, विवाह पंजीकरण है, उस संबंध में हमारी बात चल रही थी और इन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी इस चीज़ को हटा देंगे। अब पेपरलेस रजिस्ट्री की बात चल रही है। एक आम आदमी को, अधिवक्ता समुदाय को और टाइपिस्ट को, स्टाम्प वेंडरों को आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमारी मांग थी, कई बार चर्चाएं भी हो चुकी थी कि बहुत जल्दी इसे ऐसा करने वाले हैं कि जिससे अधिवक्ता प्रभावित न हो। लेकिन यह फरवरी में लागू हो गया था। फरवरी से बैठकों के दौर चल रहे थे और अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया है। देवीनगर में डीडी हाट के अंतर्गत सकनौली शाह गराऊ मोट मार्ग लंबे समय से खस्ता हाल है। पूर्व छात्र नेता नीरज शाह ने रामलीला मैदान में धरना शुरू करते हुए मार्ग की जल्द मरम्मत की मांग की। नीरज ने कहा कि कई बार दुर्घटना हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। जब तक सड़क ठीक नहीं होती धरना जारी रहेगा। स्थानीय लोग भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे द्वारा एसडीएम महोदय बेरीनाग व कई अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी थी। जो पहली मांग अभी हमारी है, एक कर्णप्रयाग अस्कोट मोटर मार्ग से नायल सकनौली मोटर मार्ग फेज 20, जिसकी कुल लंबाई है 5 किलोमीटर। पूर्व में इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हुआ था, डामरीकरण कार्य हुआ था, परंतु विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी उस मोटर मार्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उस मोटर मार्ग पर कभी भी किसी प्रकार की घटना हो सकती है। पूर्व में वहाँ पर कई लोग बाइक से गिर चुके हैं और हम खुद वहाँ पर बाइकों से गिरे हैं। तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन से अनुरोध किया गया कि उस सड़क के सुधारीकरण के लिए अनुरोध किया गया, परंतु शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांग नहीं सुनी गई। और हमारी जो दूसरी मांग है, पूर्व में 3 मार्च को हमारे द्वारा तहसील परिसर बेरीनाग में धरना दिया गया था।
टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत पर्यावरण को बचाने की योजना है और पहाड़ियों को विकसित कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली एनसीआर से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है। हम बहुत सारी चीज़ों में सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और हम देखते हैं कि आज की डेट में दिल्ली एनसीआर या पूरे देश भर से हमारे पास लोग आते हैं, तो हम सोशल मीडिया और सब के माध्यम से लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि टिहरी में हम लोग एक पहाड़ और एक डिफिकल्ट जियोलॉजी के साथ डील करते हैं। आई वुड वांट दैट पीपल कम बट दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ दैट दे डोंट स्प्रेड प्लास्टिक, दे डोंट यूज प्लास्टिक एंड टिहरी कैन बी दैट पायनियर जनपद जिसको हम सोच सकते हैं कि हम आगे लेके जाएं कि जहाँ पे जब टूरिस्ट आए तो हाँ वो ये सोचे कि मुझे यहाँ पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेशली नहीं बढ़ाना। इसकी हम एक मुहिम डेफिनेटली चलाएंगे आप लोग के साथ, हमारे यहाँ की यूथ के साथ, कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा दें। और आई एम श्योर ये सब बिकॉज अभी जैसे मैं आज 2-3 दिन पहले आई थी तो आई सॉ लॉट ऑफ यूथ ऑल्सो कमिंग। कोई बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया है, तो क्योंकि अब ये मैसेजिंग स्प्रेड होना बहुत फास्ट हो जाता है। खबर रामनगर से है, जहां स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा मारकाना के जरिए एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। करणी सेवा युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी हैं। अस्पताल सिर्फ रेफर केंद्र बनकर रह गया है। 9 बिंदुओं पर मांग करी है कि रामनगर क्षेत्र में डॉक्टरों की उचित व्यवस्था हो। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। यहाँ पर जो डिलीवरी नवजात शिशु को जो डिलीवरियाँ होती हैं वो डिलीवरियाँ यहाँ ठीक से नहीं, तो केवल हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया। और इस ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है करणी सेना की ओर से, यदि 7 दिन के भीतर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से ठीक नहीं होती हैं तो हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर मशाल यात्रा निकालेंगे। 1 हफ्ते के भीतर यदि सारी समस्याओं का हल नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा, मशाल यात्रा निकालेंगे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में रामनगर को केंद्र बनाकर। ये ऐसी चेतावनी करणी सेना के माध्यम से हम लोग ने उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री को दी। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में पालतू कुत्ते ने 60 वर्षीय रिहाना नामक महिला को गंभीर रूप से काट लिया। महिला अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी कुत्ते ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया था। पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक और उसके बेटे से उसकी शिकायत की, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अभद्रता की। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कुत्ते के मालिक के बेटे को हिरासत में लिया, जबकि कुत्ते के मालिक की तलाश जारी है। और ही मोहल्ले में ऋषिपाल के घर में कोई ये कुत्ता है और इसने बहुत ज़्यादा मतलब आतंक मचा रखा। वहाँ पर मोहल्ले में आना जाना सबका बंद कर रखा है। बराबर में हमारी मिसीज का आंगनवाड़ी केंद्र जस्ट बिल्कुल सामने। अब बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्होंने सख्त मना कर दिया है कि हम अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में बिल्कुल नहीं भेजेंगे। या तो इस पहले कुत्ते का इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ पर अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजेंगे। तो ये हम तो ये चाहते हैं कि इसे पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को भी बचाया जाए इस कुत्ते से। इसने बहुत बुरा हालत कर रखी है जी। या तो उसको मारा जाए या इसको बाहर छोड़ा जाए यहाँ से। चिंता का विषय ये है कि एक गरीब आदमी है, उसके इलाज के लिए खैर कैसे कैसे करेंगे तो गांव वाले मैनेज भी करेंगे, हम भी सहायता करेंगे, लेकिन ये गांव के लिए गलत है और ये चीज़ें गांव की सुरक्षा के लिए भी गलत है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं तो ग्राम प्रधान होने के नाते एक चीज़ कहूँगा कि इस कुत्ते का कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, या तो यहाँ से इसे कहीं और वो किया जाए वन विभाग के माध्यम से, और जो भी उनकी व्यवस्था है वह चीज़ हो। हरिद्वार में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने लड़की को जमकर पीटा। स्कूटी हटाने को लेकर लड़की से एक फैमिली की कहासुनी हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार हाईवे पर भूमानंद हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार यूटिलिटी वाहन पलट गया। हादसे में 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। सभी मजदूर सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के निवासी थे और कर्णप्रयाग रोजगार की तलाश में जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नैनीताल के रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो पर्यटन जोन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन बिना अनुमति के जिप्सियों के रूट पर जंगल सफारी क्षेत्र में घुस आया। आमतौर पर इस क्षेत्र में पर्यटकों को केवल विभाग द्वारा पंजीकृत जिप्सियों के माध्यम से ही एंट्री की परमिशन होती है, लेकिन स्कॉर्पियो की इस अवैध घुसपैठ ने वन विभाग को चौकन्ना कर दिया। लेकिन ड्राइवर वाहन को लेकर जसपुर की ओर फरार हो गया। भैया अंकल रानीखेत में छावनी परिषद के प्रयासों से बहुउद्देशीय भवन की छत पर टेलीस्कोप लगाया गया। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजू यादव वीएसएम ने टेलीस्कोप का शुभारंभ किया। छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला, एकल सदस्य मोहन नेगी भी मौजूद रहे। कैंटोनमेंट रानीखेत द्वारा ये जो टेलीस्कोप लाए गए हैं रानीखेत आम जनता, रानीखेत के बच्चों के लिए, और ये एक बहुत बड़ा एडिशन है रानीखेत शहर के लिए, जिससे आने वाले समय में बेसिकली प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशंस, पूरी यूनिवर्स के बारे में बच्चों को और रानीखेत शहर के बारे में कुछ जानकारी दी जाने वाली है। सीईओ कुणाल रोहिला साहब जो हैं, उनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है और ज़्यादा डिटेल जो है वो कुणाल साहब आपको बताएंगे इसके बारे में। तो इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो पर्पज़ है कि बच्चों में यहाँ के रानीखेत में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। दूसरा ये जो है यहाँ के टूरिज्म के लिए बड़ा एडिशन है, तो इसको यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल की छत पे से रेगुलर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा इसको जगह जगह हम कैंपिंग के साथ नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस के लिए, कॉन्स्टलेशन ऑब्जर्वेशन के लिए जगह जगह चलाएंगे। जो एस्ट्रल टूरिज्म का जो नया ट्रेंड है, तो उसको हम रानीखेत में भी स्टार्ट करने का ये एक हमारी पहल है। देहरादून आईएसबीटी पुलिस चौकी के सामने सोमवार रात तक करीब 12 बजे फ्लाईओवर के नीचे नशे की धुत में 4 से 5 युवक लड़कियों को छेड़ रहे थे, जिसका ऑटो चालक ने विरोध किया तो उसके पैर में गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर पुलिस अपराधियों के पीछे दौड़ी, जिसमें एक युवक पकड़ा गया, बाकी चकमा देकर फरार हो गए। उत्तराखंड में कोरोना का एक नया मामला सामने आया। देहरादून के पटेल नगर की 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। राज्य में अब तक कुल 35 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 27 देहरादून के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश जारी किए। ये इस तरीके का ये वायरस है, ये तो वायरल एक वायरस है, तो ऐसा कोई खास इसमें मोर्टिलिटी वगैरह नहीं है। माइल्ड वायरस है, ये माइल्ड लास्ट स्टेज का ही जो ओमिक्रॉन था उसी का ये एक रूप है। इसमें ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। तो जो भी आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो जरूर ये रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्ट में जो कि अपने आप ही ठीक हो गए होंगे या कोई इनके इर्द गिर्द रहे होंगे, भीड़ भाड़ में गए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये नॉर्मल वायरस की तरह ही जो है हमारा जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो होता है, उसी तरीके से ये भी आ रहा है। इस बार मानसून से पहले ही डेंगू ने देहरादून में दस्तक दे दी है, लेकिन समय रहते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की कार्रवाई से हालत खराब नहीं है, काबू में है। अब तक 88 डेंगू मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 75 स्वस्थ हो चुके हैं। 13 एक्टिव केस हैं। सभी मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। बीते दिन 104 सैंपल की जांच में 4 नए केस मिले, जिनमें 3 देहरादून और 1 बिजनौर से है। अब तक 14,688 घरों का सर्वे हुआ, जिनमें 56 घरों में लार्वा मिला। तो डेंगू बहुत ज्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं, तो जिनमें से कि हमारे 75 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों में अब बाघ और गुलदार के साथ साथ सांप भी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गए।
तराई के जंगलों में सांप के डसने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जानलेवा हादसों का जोखिम बढ़ गया है। हालांकि इस समस्या को लेकर मीडिया और सरकार की प्राथमिकता कम दिखती है, लेकिन स्थानीय लोग सांप के हमले से लगातार जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जागरूकता इस खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की, वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज़्यादा मृत्यु या मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज़्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। तो रामनगर और ये रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण बहुत अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर, हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें शोर शराबा नहीं होता, मौत होती है, अस्पताल गए, कहीं गए, या कोई झाड़ा पहुंची के चक्कर में लग गया, मौतें हो जाती है, मर जाती है। परसों भी एक व्यक्ति को, विजेंद्र नाम के, पीरमंदारा नाम के व्यक्ति को काटा है, पीरमंदारा के निवासी को, जिसके लिए रेफर कर दिया गया। फिर हमने उसके देसी दवाई से इलाज करा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इलाज के जिसके घरों में सांप निकले, तुरंत वन विभाग से या सेफ देखने सोसाइटी से संपर्क करें और सांपों की जान बचाएं, वे अपने आप को भी सुरक्षित रखें ताकि किसी के साथ कोई घटना न हो। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 30 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के पहले 40 दिनों में करीब 32 करोड़ रुपए की कमाई की। एमडी विशाल मिश्रा ने बताया कि अभी भी बम्पर बुकिंग जारी है और इस साल का लक्ष्य 60 करोड़ से ज्यादा है, जिसे वो पूरा करने में सफल होंगे। यात्रा से निगम की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। गत वर्ष हम लोगों ने लगभग, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने लगभग 57 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न किया था, और अभी जो हमारा 8 जून तक का इस वर्ष का डेटा है वो करीब 31 करोड़, 31.5 करोड़ हम लोग अचीव कर चुके हैं। और पिछले वर्ष जैसी यात्रा ही चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग पिछले वर्ष का जो लक्ष्य है उसको उससे ज़्यादा ही बल्कि प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।